Hello students, I'm again back with part 3 of chapter number 12, Rise of Dictatorships, Fascism in Italy, Nazism in Germany. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 2. बेटा part 2 में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं. part 3 स्टार्ट करेंगे हम इस टॉपिक से जो हमें बताएगा सिमिलैरिटीज़. किस किस के बीच में सिमिलैरिटीज़ बेटा? फैसिस्ट आइडियोलॉजी और नाजी आइडियोलॉजी के बीच में डिफरेंस. ठीक है, इनकी पॉलिसीज़ में क्या डिफरेंसेस थे वो भी हम डिस्कस करेंगे. इस टॉपिक को हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि भाई क्या की फीचर्स थे फैसिज्म के और नाजिज्म के. चलो, तो बेटा जब हम फासिज्म की बात करते हैं, नाजिज्म की बात करते हैं, फैसिज्म की बात करते हैं या नाजिज्म की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन देखने को मिलती हैं. हम वन बाय वन एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे कि भाई क्या सिमिलैरिटीज़ थी. फर्स्ट, एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म. बेटा इंटेलेक्चुअलिज्म आपकी बौद्धिक क्षमताएं, आपका इंटेलिजेंस, और उसके आगे क्या लगा है? एंटी, मतलब ये लोग बुद्धि है ना, आपके इंटेलेक्चुअल, उस पर ज़्यादा रिलाई नहीं करते थे. ठीक है, तो फिर किस पे रिलाई करते थे? इन्होंने अपने कुछ कॉमन मिथ बना रखे थे और उन मिथ के अकॉर्डिंग ही चलने की बात करते थे जिसके पीछे कोई रीजनिंग, कोई लॉजिक नहीं हुआ करता था. तभी इसे क्या कहा गया? एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म. तो पहले हम लोग देखेंगे भाई कि कैसे फैसिज्म में एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म प्रैक्टिस हुआ और फिर नाजिज्म में. दे सॉट टू क्रिएट अ सोसाइटी बेस्ड ऑन मिथ. ये दोनों ही, हिटलर भी और मसोलिनी, चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी बनाए जो मिथ पे बेस हो. उनका बिलीव था कि ये फेथ ही है जो माउंटेन्स को मूव करा सकता है, रीजंस नहीं. बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझना. अकॉर्डिंग टू देम, बोथ ऑफ देम हैविंग सेम आइडिया अबाउट दिस कि भाई माउंटेन्स भी हिल सकते हैं फेथ से, विश्वास से, पर रीजन से नहीं. जो मोटो था मसोलिनी का, द मोटो गिवन बाय मसोलिनी, वो मोटो जो मसोलिनी ने दिया अपने कंट्रीमैन को, वो था टू बिलीव, टू ओबे, टू फाइट. बिलीव करो, आज्ञा मानो, और फाइट करो. क्या मत करो? तो रीज़न. क्या मत करो? क्वेश्चन. आई बात समझ में? टू बिलीव, टू ओबे, टू फाइट. बिलीव करो, आज्ञा मानो, विश्वास करो, आज्ञा मानो और लड़ाई करो. हमसे कोई क्वेश्चन ना करो. कुछ और भी मिथ थे जिन्हें पॉपुलराइज किया फैसिस्ट ने और नाजीज ने. वो क्या क्या थे? पहला, द लीडर इज एवर राइट. भाई लीडर कभी गलत नहीं हो सकता, लीडर कुछ भी करे वो हमेशा सही ही है. सेकेंड, इंटरनेशनल पीस इज कावर्ड्स ड्रीम. इंटरनेशनल पीस कैसे आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है. और अगर कोई इसके सपने देखता भी है तो वो कावर्ड है, डरपोक है. एक और बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों ही मानते थे कि इम्पेरियलिज्म एटर्नल लॉ है लाइफ का. इम्पेरियलिज्म तो होना ही चाहिए. क्या मतलब होता है इम्पेरियलिज्म का? साम्राज्यवाद, एम्पायर बिल्डिंग. बोथ कंसीडर एम्पायर बिल्डिंग एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रूल. ठीक है, अगर हम राजा हैं, हम किंग हैं, हम रूल कर रहे हैं, हमारे पास पावर है, तो हमें एम्पायर बिल्डिंग तो करना ही चाहिए. किसके लिए? अपने कंट्री के लोगों के लिए. When Hitler attacks on Poland, उसने ये बात रखी थी कि I am attacking on Poland so that there will be more living space for my people. ठीक है, मैं पोलैंड पे अटैक इसलिए कर रहा हूँ कि जो भाई मेरे लोग हैं उनको रहने के लिए ज़्यादा जगह मिल जाए. So they both were having firm belief on imperialism. पहला, लीडर हमेशा सही है. दूसरा, इंटरनेशनल पीस जो है, पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है, और अगर है कोई ऐसा सोच भी रहा है तो ये कावर्ड्स ड्रीम है, कमज़ोरों का सपना है. ठीक है, डरपोक का सपना है. और इम्पेरियलिज्म एटर्नल लॉ है लाइफ का. क्लियर है? मतलब इम्पेरियलिज्म होना चाहिए, एम्पायर बिल्डिंग होना चाहिए. और देखो, वर्ल्ड वॉर 2 का जो मेन रीज़न था वो एम्पायर बिल्डिंग ही था. जापान पैसिफिक में अपना एम्पायर बिल्ड करना चाहता था. इटली अफ्रीका में बहुत सारी कॉलोनीज़ को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था. जर्मनी तो चाहता ही था पूरे यूरोप में वो सारी कंट्रीज़ जो वर्ल्ड वॉर 1 में उसके खिलाफ थी उन सब के ऊपर कंट्रोल करना. तो इम्पेरियलिज्म एम था बेटा इन दोनों का ही, और ये मानते थे कि इम्पेरियलिज्म में कोई बुराई नहीं है. ठीक है, हिटलर बिलीव दैट
German race in whose vein runs the Nordicarians blood is the noblest in the world. हिटलर का मानना था जो कि जर्मन है, वो जर्मन जिनके अंदर नॉर्डिकारियन ब्लड है, ठीक है, प्योर ब्लड है, वो नोबलेस्ट हैं पूरे वर्ल्ड में। मतलब जितना इंटेलिजेंस, जितनी ब्रेवरी किसके अंदर है, आर्यंस के अंदर है, वो दुनिया में किसी और के अंदर नहीं है। तो ये वो रेस है जो पूरी दुनिया के ऊपर रूल कर सकती है। फिर से सुनो, हिटलर का बिलीव था कि जो जर्मन रेस है, जिनकी विंग्स में, जिनकी नसों में नॉर्डिक आर्यंस ब्लड है ना। देखो जर्मनी में तो जूस भी रहते थे, जिप्सीज भी रहते थे, थोड़े बहुत पॉलिश भी रहते थे, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। कि किसकी बात करें भाई, जो जर्मन रेस के जो लोग हैं, जिनके वेन्स में, जिनकी नसों में नॉर्डिक आर्यंस ब्लड है, वो नोबलिस्ट है पूरे वर्ल्ड में। इनसे अच्छा कोई। बेटा ये जो नाजी जर्मनी थी, नाजी जर्मनी में जो लीडर्स थे, उन्होंने प्रोपेगेंडा का यूज़ किया, ठीक है, टू स्प्रेड मिथ्स एंड बिग लाइज। बड़े बड़े झूठों को स्प्रेड किया, बड़े बड़े मिथ्स को स्प्रेड किया। किसके थ्रू? प्रोपेगेंडा के थ्रू। नाजी जर्मनी यूज प्रोपेगेंडा टू स्प्रेड मिथ जो कि सत्य नहीं है, झूठ, इन सबको स्प्रेड किया। हिटलर का बिलीव था दैट अ लाई इफ़ इट इज़ फ्रिक्वेंटली रिपीटेड। हिटलर का मानना था अगर किसी झूठ को भी बार बार रिपीट किया जाए तो लोग, मासेस, बहुत सारे लोग, जनता जनार्दन उसके ऊपर बिलीव करने लग जाएगी। नाजी जर्मनी के लोगों ने, नाजी जर्मनी लीडर्स ने प्रोपेगेंडा का यूज़ किया मिथ्स को स्प्रेड करने के लिए, बिग लाइज को स्प्रेड करने के लिए। हिटलर का बिलीव था कि एक झूठ भी बार बार बोला जाए तो लोग उसके ऊपर विश्वास करने लगते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट, नेगेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी को नहीं मानते थे। बेनिटो मुसोलिनी हो, हिटलर हो, दोनों के लिए ही डेमोक्रेसी की कोई वैल्यू नहीं थी। नेगेशन ऑफ डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी का निषेध, और चाहते थे एक पार्टी हो और एक ही व्यक्ति का रूल हो। वन पार्टी वन मैन रूल एंड अपोजिशन ऑफ डेमोक्रेसी। बेटा जो फासिस्ट लोग हुए, जो फासिज्म रजीम में थे, मतलब जब मुसोलिनी रूल कर रहे थे, तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि डेमोक्रेसी हो, लोगों को पर्सनल लिबर्टी दी जाए, लिबरलिज्म हो। लिबरलिज्म का मतलब होता है उदारवाद, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र। पर्सनल लिबर्टी मतलब हमें मिलने वाली जो फ्रीडम होती है वो। इन तीनों की ही कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। कौन? फासिस्ट, ठीक है। फासिज्म इज़ अ स्वॉन एनिमी ऑफ लिबरलिज्म। ना ही तो लिबरलिज्म हो, उदारवाद तो हो ही नहीं कंट्री में, डेमोक्रेसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और पर्सनल लिबर्टी क्यों देना है लोगों को? लोग इतने अच्छे थोड़े नहीं हैं, क्यों उन्हें इतनी लिबर्टी देना है? वो वैसे चलेंगे जैसे सरकार उन्हें चलाएगी। मुसोलिनी सेड fascism trains its guns on the whole block of democratic ideologies। देखो ध्यान से सुनना भाई, अब मुसोलिनी का क्या कहना था, ध्यान से सुनो कि भाई फासिज्म अपनी गन्स को इस तरीके से ट्रेन कर रहा है कि हम जितनी भी डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज़ हैं उन सबको एक बार में ख़त्म कर दे। भाई हमें तो डेमोक्रेटिक लोग पसंद ही नहीं है हमारी कंट्री में, ऐसा कहना था फासिस्ट रजीम का। आई बात समझ में? फैसिज्म ट्रेन्स इट्स गन्स ऑन द होल ब्लॉक ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज़। इसी तरीके से जो हिटलर थे वो भी कहते थे कि भाई क्या ज़रूरत है इतने बड़े लेवल पे इलेक्शन कराने की, लोगों को इतना नॉलेज है कि वो अपनी सरकारें चुने, कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। सब को भी अपना नेता चुन लेंगे, इससे बेटर है कि मासेस को गवर्न किया जाए उन लोगों द्वारा जिन्हें नेचर ने ही स्पेशल गिफ्ट्स दिए हैं, क्वालिटीज़ दी हैं, जैसे कि मैं। समझ में आ रही ना बात? हिटलर क्या कह रहा है? मासेस शुड बी गवर्न बाय दोज हुम नेचर हैज़ एंडोड विथ स्पेशल गिफ्ट। भाई नेचर ने जिसे स्पेशल गिफ्ट दिया, जो बॉर्न लीडर है, वो कंट्री को गवर्न करे। ये क्या किसी भी नेता को चुन लिया और वो कंट्री को गवर्न करे? ऐसे थोड़ी होना चाहिए बेटा। देखो हम लोगों ने अभी लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा कि जो बेनिटो मुसोलिनी थे, जो फैसिज्म रजीम थी, उसमें लिबर्टी के लिए कोई जगह नहीं थी, लिबरलिज्म को पसंद नहीं करते थे, डेमोक्रेसी के कट्टर दुश्मन थे, है ना। ये अभी हमने पढ़ा। इसके बाद भी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उसके बाद भी हम देखेंगे कि इटली में लेगिस्लेचर कंटिन्यू रहा। अब क्या काम होता है लेगिस्लेचर का? आप सबको पता है, आप लोग 10th में हैं। लॉ मेकिंग। लेगिस्लेचर किसका काम करता है? लॉ मेकिंग। तो अगर लेगिस्लेचर कंटिन्यू है, इट मीन्स लॉ मेकिंग का काम
किसके हाथों में होगा? वो लोग जो लेजिस्लेचर में बैठे होंगे, है ना। पर ऐसा नहीं है बेटा। देखो, लेजिस्लेचर तो कंटिन्यू रहा, बट इन ए सेंस रियलिटी में जो पावर थी लॉ मेकिंग की, वो उसे बिलोंग करती थी किससे? डूशे को। डूशे का मतलब क्या होता है? लीडर, डिक्टेटर। शुरुआत में जब ये वर्ड डूशे आया, DUCA, डूशे, इसका यूज़ सिर्फ बेनेटो मुसोलिनी के लिए होता था। बाद में ये प्रेवलेंट वर्ड बन गया, कॉमनली अब हम यूज़ करने लगे। पर बिफोर दिस वर्ड वॉज यूज्ड फॉर ओनली फैसिस्ट रजीम लीडर मसोलिनी के लिए यूज़ होता था डूशे वर्ड। आप नेट पे भी पढ़ सकते हो इसके रिगार्ड में। बाद में फिर हम लोग अब इसको लीडर डिक्टेटर के लिए यूज़ करने लगे। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि लेजिस्लेचर रहा जिसका काम लॉ मेकिंग होता था, पर लॉ मेकिंग की अल्टीमेट अथॉरिटी, अल्टीमेट पावर किसके पास ही रही? डूशे। डूशे बोले तो लीडर, और यहाँ पर डूशे का मतलब क्या है? बेनेटो मुसोलिनी। क्या कहा मुसोलिनी ने? वर्ड्स आर वेरी फाइन थिंग्स, शब्द अच्छे हैं, पर राइफल, मशीन गन, वॉरशिप, वॉर प्लेन्स, कैनन्स और ज़्यादा अच्छा है। अब ये अच्छे ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि राइट विदाउट माइट, आपको अधिकार दे दिए गए हैं पर ताकत नहीं दी है। तो ये तो एम्प्टी वर्ड है ना। राइट मिले पर उसके साथ ताकत का मिलना भी ज़रूरी है। दे आर फाइनर बिकॉज राइट विदाउट माइट इज़ एन एम्प्टी वर्ड। मई 1936 में इटालियन ट्रूप्स ने कनकर किया इथियोपिया को। इथियोपिया कहाँ पर है बेटा? कहाँ पर है इथियोपिया? अफ्रीका में। ठीक हुई बात। क्या कह रहे हैं हमारे मुसोलिनी कि शब्द ठीक है पर राइफल, मशीन गन, वॉर प्लेन्स ज़्यादा अच्छे हैं। ये ज़्यादा अच्छे क्यों हैं? क्योंकि आपको अधिकार दे दिए गए हैं और ताकत नहीं दे दी गई। तो ये सिर्फ शब्द हैं, अधिकार के साथ ताकत का होना ज़रूरी है। इसीलिए 1936 में इटालियन ट्रूप्स ने कनकर किया किसको? इथियोपिया को। इथियोपिया कहाँ पर है? अफ्रीका में है। सिमिलरली जर्मन्स नॉक डाउन वन कंट्री आफ्टर अनदर। जर्मन्स ने भी एक के बाद कंट्री जीतते गए। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, चेकोस्लोवाकिया, नॉर्वे, लक्समबर्ग, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, इवन पेरिस फेल इनटू द नाजीज। पेरिस भी किसके पास आ गया? नाजीज के पास आ गया। पहले ऑस्ट्रिया जीता, फिर डेनमार्क, फिर चेकोस्लोवाकिया, फिर नॉर्वे, फिर लक्समबर्ग, फिर नेदरलैंड्स, बेल्जियम। इवन पेरिस भी इनके हाथों में आ गया था। इवन पेरिस फेल इनटू द नाजीज। फोर्थ पॉइंट, एंटी कम्युनिज्म। बेटा, हिटलर भी कम्युनिस्टों के खिलाफ थे, मुसोलिनी भी कम्युनिस्टों के खिलाफ थे। फैसिज्म क्लेम करता था कि ना ही तो हम कैपिटलिस्ट हैं, ना ही तो हम सोशलिस्ट हैं। कैपिटलिस्ट वो इकोनॉमी का पैटर्न होता है बेटा जहाँ फैक्ट्री और प्रोडक्शन किसके हाथों में होते हैं? इंडिविजुअल्स के हाथों में होते हैं। वही फैक्ट्री बनाएंगे, वही इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे, वही जॉब क्रिएट करेंगे और सरकार को टैक्स दे देंगे। सोशलिज्म में हमने देखा है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक पैटर्न में क्या होता है? मैक्सिमम जो कंट्रोल होता है इकोनॉमी पे, फैक्ट्री प्रोडक्शन पे, वो किसका होता है? सरकार का होता है। सरकार ही सब कुछ प्रोड्यूस करेगी, फिर उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगी। कुछ इंडिविजुअल्स जो बिज़नेस कर रहे होंगे उनके ऊपर हैवी टैक्स लगाएगी, पुअर के लिए काम करेगी। तो फैसिज्म का कहना था ना ही तो हम कैपिटलिस्ट हैं, ना ही तो सोशलिस्ट हैं। 8, प्रोटेक्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते थे पर उसे प्लेस कर देते थे मतलब उसे किसके अंदर में रहना पड़ता था? प्राइवेट प्रॉपर्टी को किसके कंट्रोल में रहना पड़ता था? स्टेट कंट्रोल में। इट प्रोटेक्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते थे, बट प्लेस्ड इट्स यूज़, कि भाई ये कैसे यूज़ होगी ये तो कौन ही डिसाइड करेगा? स्टेट। जो कम्युनिस्ट थे वो कभी भी ट्रस्ट नहीं करते थे फैसिस्ट को। पूरी की पूरी जो कंट्री थी उसे किस तरीके से डेवलप किया जा रहा था? परमानेंट वॉर इकोनॉमी के तरीके से। ठीक है कि भाई आपकी इकोनॉमी को हर टाइम रेडी रहना है, किसके लिए? वॉर के लिए। द कंट्री हैड बीन प्लेस्ड अंडर अ परमानेंट वॉर इकोनॉमी। फिर से सुनो, द कंट्री हैड बीन प्लेस्ड अंडर अ परमानेंट वॉर इकोनॉमी। कंट्री को इस तरीके से बनाया जा रहा था, इकोनॉमी को इस तरीके से स्ट्रेंथन किया जा रहा है कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड कंट्री रेडी रहे, किसके लिए? वॉर के लिए। जितनी भी पॉलिटिकल नेसेसिटीज़ थी, जैसे कि रैपिड रीआर्मामेंट हो, आर्म्स ज़्यादा बनाए जाएं, नए आर्म्स कैसे बनाए जाए उन पे काम किया जाए, है ना। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी, प्लेस्ड देयर इकोनॉमी मोर एंड मोर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किसके हाथों में रहा बेटा? सरकार के हाथों में रहा। क्या क्या ज़रूरतें थी कंट्री की? कि भाई रैपिड रीआर्मामेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स बनाए जाएँ, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, और इस वजह से इकोनॉमी का ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किसके पास रहा? गवर्नमेंट के पास रहा।
जो नाज़िज़्म की फ़िलॉसफ़ी थी, हिटलर का जो कहना था वो भी यही था कि भाई कम्युनिज़्म की जो फ़िलॉसफ़ी है ये तो कंट्री के लिए बिल्कुल अच्छी है ही नहीं। नाज़िज़्म ऑल्सो वाज़ अ स्वॉन एनिमी ऑफ सोशलिज़्म एंड कम्युनिज़्म। नाज़िज़्म की जो फ़िलॉसफ़ी थी वो भी सोशलिज़्म की फ़िलॉसफ़ी, कम्युनिज़्म की फ़िलॉसफ़ी के खिलाफ ही थी। हिटलर भी इन दोनों फ़िलॉसफ़ीज़ पर बिलीव नहीं करता था। इट कंडेम द मार्क्सिस्ट डॉक्ट्राइन, ये इतने बुरे तरीके से आलोचना करता था मार्क्सिस्ट डॉक्ट्राइन की, जो किसकी बात करती थी, क्लास स्ट्रगल की। देखो मार्क्स किसके पक्ष में बोलते थे, वर्कर्स के, है ना, कि भाई वर्कर्स को, जो रिच स्मॉल पीजेंट्स हैं उनको पावर दी जानी चाहिए, ये लोग मेहनत करते हैं, इनके हाथों में कंट्रोल होना चाहिए। इसको एक सिरे से नकारते थे कौन, हिटलर। हिटलर का ऐसा मानना था, व्हेन द नाजी थॉट, नाजी का ऐसा सोचना था कि भाई ये जो क्लास स्ट्रगल की जो डॉक्ट्राइन है ये पूरी की पूरी नेशन की यूनिटी को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। फिर से देखो, कंडेम का मतलब होता है आलोचना करना, बुराई करना। ये कंडेम करता था मार्क्सिस्ट डॉक्ट्राइन की, जो किस पे बेस्ड थी, क्लास स्ट्रगल पे। विच द नाजी थॉट, नाजी का ऐसा सोचना था, ऑफ बीइंग डिस्ट्रक्टिव, ये जो पॉलिसी है क्लास स्ट्रगल की, ये डिस्ट्रक्टिव है, ये नेशनल यूनिटी को ख़त्म कर सकती है। फिफ्थ पॉइंट, रेशियलिस्ट पॉलिसीज़, बिलीफ इन रेशियल सुपीरियॉरिटी। जो नाजी पार्टी थी वो इस मिथ को प्रोपेगेट कर रही थी कि जो नॉर्डिक हैं, जो आर्यन रेस है वो सुप्रीम है। जितने भी लोग हैं जो आर्यन रेस से बिलोंग करते हैं यूरोप में, भले वो डेनमार्क में रहते हो, पोलैंड में रहते हो, फ्रांस में रहते हो, उन्हें जर्मन एम्पायर के साथ आके मिल जाना चाहिए। आर्यंस के नाम पर लाखों जूस को मर्सीलेसली मार दिया किसने, नाजी पार्टी ने। नाजी पार्टी के लोगों ने, किसके कहने पे, हिटलर के कहने पे। नाजी पार्टी प्रोफेस द मिथ ऑफ नॉर्डिक और आर्यन रेस, उसने आर्यन रेस के बारे में बहुत झूठ बोले, नॉर्डिक्स के बारे में बहुत झूठ बोले। जो लोग थे आर्यन रेस के पूरे यूरोप में कहीं पर भी वो रहते हो, भले डेनमार्क में, पोलैंड में, फ्रांस में, उन सब से कहा गया कि आप जर्मनी से आके जुड़ जाओ, यूनाइट हो जाओ जर्मन एम्पायर में। और आर्यन प्रिंसिपल को लेके इन्होंने लाखों ज्यूज़ को मार दिया बुरी तरीके से। बल्कि कि बेटा इटली में तो ऐसा था कि जो जूस थे उन्हें इम्पोर्टेंट पोस्ट दी गई थी फासिस्ट पार्टी में शुरुआत में, पर 1938 में मसोलिनी भी ये पॉलिसी अपनाई रेस हेट्रेड की, वो भी नाजी इन्फ्लुएंस में आ गया। बेटा अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर बोर्ड क्वेश्चन पूछ भी सकता है, इसलिए इसको ठीक से प्रिपेयर करना कि भाई क्या डिफरेंसेस थे फैसिस्ट और नाजी आइडियोलॉजीज़ में, उनके प्रोग्राम्स में। ठीक है, देखो दोनों अलग अलग कंट्री को बिलोंग करते थे, एक इटली का दूसरा जर्मनी का, एक के लीडर हिटलर, दूसरे के बेनिटो मुसोलिनी। तो अब वैसी बात है, लीडर अलग अलग हैं, कंट्रीज़ अलग अलग हैं, इकोनॉमी इन दोनों की अलग है, तो सारी चीज़ें तो सेम नहीं हो सकती ना। तो कुछ प्रोग्राम्स, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी थी जिनमें मेजर डिफरेंसेस थे, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो पहले हम बात करेंगे फैसिस्ट इकॉनमी की। देखो जो मसोलिनी था उसने थ्योरी दी थी, हम लोगों ने पार्ट 2 में डिस्कस किया था, कॉर्पोरेट स्टेट की, है ना। अब इस कॉर्पोरेट स्टेट की थ्योरी को लोग प्रॉपर समझ नहीं पाए, इसको थोड़े और एलाबोरेशन की ज़रूरत थी। इटली में जो वर्कर्स थे, मतलब जो काम करने वाले फैक्ट्रीज़ में, और जो एम्प्लॉयर्स थे जो इन वर्कर्स को काम देते थे, इन दोनों ने ही अपने अपने सेपरेट सिंडिकेट बना रखे थे। वर्कर्स का सिंडिकेट अलग, एम्प्लॉयर्स का सिंडिकेट अलग। सिंडिकेट वर्ड आपको पुष्पा वर्ड से याद आ ही गया होगा, क्या होता है सिंडिकेट, है ना। बाद में इन दोनों को ही लिंक कर दिया गया। ठीक है, 22 नेशनल कॉरपोरेशंस ऐसी थी, 22 नेशनल कॉरपोरेशंस ऐसी थी जहाँ पर ये जो सेपरेट सिंडिकेट थे वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के, इन दोनों को अलग अलग नहीं रहने दिया, इनको मिला दिया गया, लिंक कर दिया गया और रिप्रेजेंटेशन इक्वल दिया गया। मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसा नहीं था कि एम्प्लॉयर्स को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया हो, वर्कर्स को कम, दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ईच कॉरपोरेशन हैड इट्स मैनेजिंग बॉडी, और ये कितनी कॉरपोरेशन थी, 22 नेशनल कॉरपोरेशंस थी ना, तो इन सारी नेशनल कॉरपोरेशंस की अलग अलग मैनेजिंग बॉडी थी जिसे हम काउंसिल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो काउंसिल्स थी ये साथ में बैठती थी, इन सबको हम साथ में क्या कहते थे, नेशनल काउंसिल ऑफ कॉरपोरेशंस। ठीक है, अलग अलग काउंसिल्स थी, अभी अलग अलग काउंसिल्स की बैठक हुआ करती थी और इन्हें ही हम क्या कहते थे, नेशनल काउंसिल ऑफ कॉरपोरेशंस।
किसी प्लानिंग, किसी पॉलिसीज़ पे अगर ये साथ बैठ के डिसीजंस लेंगे, है ना, साथ में बैठे हैं, और इन सबको मिला के क्या बोला जाता था, नेशनल काउंसिल ऑफ कॉरपोरेशन। जो सेंट्रल कमेटी थी नेशनल काउंसिल की, उसमें फैसिस्ट मिनिस्टर्स को इंक्लूड किया गया था। जो मसोलिनी था वो खुद मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का हेड हुआ करता था। फिर से ध्यान से सुनो, अभी हमने देखा कि 22 नेशनल कॉरपोरेशन से हमने वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स का जो सिंडिकेट था उसे मिला दिया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। फिर ये जो 22 थी, इन लोगों की कभी मीटिंग साथ में होती या इन सबको साथ में क्या कह के बुलाया जाता था, नेशनल काउंसिल ऑफ कॉरपोरेशन। तो जो सेंट्रल कमेटी होती थी नेशनल काउंसिल की, उसके अंदर फैसिस्ट मिनिस्टर को इंक्लूड किया गया था और मसोलिनी खुद भी हेड था मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशंस का। इसी नेशनल कॉरपोरेशन का काम, द नेशनल कॉरपोरेशंस, जो नेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं, इनका काम होता था कि भाई ये रूल्स रेगुलेशन बनाएंगी वेजेस, मजदूरी के लिए, कि भाई एक वर्कर काम कर रहा है, कितने घंटे काम करेगा, उसको कितना वेतन मजदूरी दी जाएगी, कितने घंटे वो काम करेगा, वर्क की कंडीशंस कैसी होंगी। 22 नेशनल कॉरपोरेशंस को मिला के क्या बना, नेशनल काउंसिल ऑफ कॉरपोरेशन। और यही जो नेशनल कॉरपोरेशन था, इसी का काम था वेजेस, आवर्स, वर्किंग कंडीशंस को के रिगार्ड्स में रूल्स रेगुलेशन बनाना। और बेटा इसी के थ्रू जो मसोलिनी थे, उन्होंने कंट्रोल बनाया किसके ऊपर, पूरी इकॉनमी के ऊपर। हमने देखा ना कि भाई जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशंस थी वो मसोलिनी ने खुद अपने पास रखी, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन किसके पास है, मसोलिनी के पास है। और इस तरीके से कॉरपोरेट स्टेट जो मसोलिनी का सपना था, उसमें सारी इकोनॉमी के रिगार्डिंग पावर किसके पास ही रही, मसोलिनी के पास ही रही। द थ्योरी ऑफ कॉरपोरेट स्टेट बिकम अ मीन्स, ये जो कॉरपोरेट स्टेट की थ्योरी था यही मीन्स बना जिससे मसोलिनी ने पूरी इटालियन इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल को एक्सरसाइज किया, है ना। पूरी इकोनॉमी का कंट्रोल मसोलिनी के पास था। बेटा अब हम पढ़ेंगे कि जब हिटलर रूल करने आए तो जर्मनी की इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी, ठीक है, उन्होंने किस तरीके से कंट्रोल किया, किस तरीके से इकोनॉमी को रिवाइव किया, वो सब हम देखेंगे। नाजी जर्मनीज इकोनॉमी, देखो नाजी जर्मनी में क्या हुआ, जब हिटलर रूल करने आए तो उन्होंने कहा कि जो बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं वो काम करते रहें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज वर अलाउड टू कंटिन्यू, भाई आप काम करते रहो, पर एक बात ध्यान रखो कि भाई तुम्हें कंट्रोल अब हम करेंगे। क्लियर है, आप अपना काम जैसे कर रहे थे करते रहो, पर अब आपका फाइनल कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। ध्यान से सुनो, बट दे वर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। वेजेस डिसाइड करता था हिटलर, प्राइजेस डिसाइड करता था हिटलर, वेजेस एंड प्राइजेस ऑफ ऑल कमोडिटीज वर फिक्स्ड। ना ही तो फैक्ट्री ओनर्स को ये राइट था कि वो कभी लॉकआउट्स करेंगे, अपनी फैक्ट्री में ताला लगा देंगे, अपनी फैक्ट्रीज को बंद कर देंगे, ऐसा तो उन्हें राइट था ही नहीं। इवन वर्कर्स को भी ये राइट नहीं था कि वो स्ट्राइक पे जा पाएँ। फुल कंट्रोल था हिटलर का भाई, ना ही तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन अपने फैक्ट्री अपने काम को बंद कर सकता था, इवन वर्कर्स भी कभी स्ट्राइक पे नहीं जा सकते थे। अब हम देखेंगे हिटलर्स रेशियलिस्ट पॉलिसीज एंड हेट्रेड फॉर द जूस। बेटा जो जूस लोग थे, जिनकी आज की कंट्री इजराइल है, जिन्हें सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइजेस मिले हुए हैं, जिनकी कंट्री सबसे ज़्यादा सेफ मानी जाती है कि भाई फॉरेन अटैक करना इतना आसान नहीं है इजराइल के ऊपर, मॉडर्न वेपन्स में जो आगे हैं, वही जूस पहले कहाँ रहा करते थे, जर्मनी में भी रहा करते थे, जो हिटलर को बिल्कुल पसंद नहीं थे। ठीक है, अगर हम बिग बैंकर्स की बात करें ना, तो उन बिग बैंकर्स में भी आपको बहुत सारे बिग बैंकर्स जूस दिख जाएंगे। क्लियर है, पर हिटलर को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि भाई ये लोग मेरी कंट्री में रह रहे हैं, इतने रिच होते जा रहे हैं। तो हिटलर का एक निशाना किसके ऊपर भी था, जूस के ऊपर भी था। तो हिटलर की जो रेशलिस्ट पॉलिसीज़ थी, जो नफ़रत थी जूस के टुवर्ड्स, अब हम वो पढ़ेंगे। हिटलर का कहना था कि जो जर्मनी है वो वर्ल्ड वॉर 1 में हारी, जो 1914 से 1918 तक चला, वो इसीलिए ही हारी क्योंकि जो जूस थे और जो कम्युनिस्ट थे वो लॉयल नहीं थे कंट्री के। अगर जूस और कम्युनिस्ट कंट्री का साथ दे देते तो वर्ल्ड वॉर 1 में कभी जर्मनी हारता नहीं। अब हिटलर ने किस बेसिस पे ये थ्योरी बनाई, क्या उसका मानना था, ये एक अलग सेकेंडरी मैटर है जिसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। पर अभी तो आपको ये जान लेना है कि हिटलर जूस से नफरत इसलिए करता था। इसके पीछे भी 3-4 थ्योरी हैं। कोई कहते हैं उसकी गर्लफ्रेंड कौन थी,
अरे अरे, जूस थी जिसने उसे धोखा दे दिया, इस कारण वो नफ़रत करने लगा। कुछ लोग कहते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में जूस के यहाँ पर उसने शरण ली, आश्रय लिया, उन लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं किया। अब एक नई थ्योरी कि जीसस क्राइस्ट की डेथ के लिए जूस रिस्पॉन्सिबल हैं, इसीलिए हिटलर उनसे नफ़रत करता था। अब चौथी आपकी बुक में है कि जूस और कम्युनिस्ट ने वर्ल्ड वॉर 1 में कंट्री को सपोर्ट नहीं किया इसीलिए। तो बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, हमें हमारी बुक को ध्यान रखना है। तो बुक क्या कह रही है कि कम्युनिस्ट और जूस ने वर्ल्ड वॉर 1 में कंट्री को सपोर्ट नहीं किया, जर्मनी को सपोर्ट नहीं किया, इसलिए वर्ल्ड वॉर 1 हार गया जर्मनी। क्लियर है? फिर से देख लो एक बार कि भाई जो जूस थे, जो कम्युनिस्ट थे, वो लॉयल नहीं थे कंट्री के, इसलिए वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी हारा। जर्मनी could never become strong and great unless and until non-German elements, especially the Jews, were eliminated. अब हिटलर का कहना ये है कि भाई एक बात ध्यान से सुन लो, हमारा जर्मनी तब तक स्ट्रांग और तब तक महान नहीं बन सकता जब तक हम ज्यूस को एलिमिनेट ना कर दें, नॉन जर्मन्स को एलिमिनेट ना कर दें। और नॉन जर्मन्स में सबसे बड़ा जो निशाना था वो जूस के ऊपर था, उसके अलावा पॉलिश भी थे, है ना, और जिप्सीज भी थे। नाजीज का बिलीव था कि जो जर्मन्स हैं इन्हें ही आर्यंस भी कहा जाता है, ठीक है। नाजीज बिलीव दैट जर्मन्स और द आर्यंस वर अ मास्टर रेस, ठीक है। जर्मन्स जिन्हें आर्यंस भी कह सकते हैं वो मास्टर रेस हैं, और जो जूस हैं वो फंडामेंटली एविल हैं। हिटलर ने सारे अटैम्प्ट किए टू किल जूस, ठीक है। लगभग 6 मिलियन जूस को उसने मारा भी। हिटलर का मानना था कि जो रेशियल हायरार्की है उसके टॉप पर कौन है? आर्यंस, जो कि हैं जर्मन्स, ठीक है, और बॉटम में है जूस। इन्हें तो जीने का कोई अधिकार ही नहीं है, ये फंडामेंटली एविल हैं। हिटलर ने 6 मिलियन ज्यूज को मार भी दिया। हिटलर्स अटेम्प्ट टू किल ज्यूज रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ सम 6 मिलियन जूस। बुक बोल रही है, कोई झूठी बात नहीं है भाई। 6 मिलियन जूस को हिटलर ने मार भी दिया। कहाँ पर? यूरोप में। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड वर शॉक्ड बाय सच क्रुएलिटीज़। पूरी दुनिया इस क्रुएलिटी को देखकर परेशान थी, दुखी थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ ये और क्यों हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि भाई जो रेशियलिज्म था वो फैसिस्ट आइडियोलॉजी का पार्ट नहीं था। यहाँ पर देखो, हिटलर जूस से नफरत करता था, उसने 6 मिलियन जूस को मार दिया, ऐसा कोई भी इंसिडेंट हमें इटली में देखने को नहीं मिलता है। रेशियलिज्म वॉज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ फैसिस्ट आइडियोलॉजी। इटली में जो जूस थे उनको इम्पॉर्टेंट पोस्ट दी गई थी, ठीक है, फासिस्ट पार्टी में। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत में फासिस्ट पार्टी ने इम्पॉर्टेंट पोस्ट दी थी जूस को। बाद में मसोलिनी ने भी रेस हेट्रेड की पॉलिसी को माना अंडर नाजीज इन्फ्लुएंस, पर जो कोर था फासिस्ट आइडियोलॉजी का उसमें कहीं पर भी रेशियल थ्योरीज नहीं मिलती थी, ठीक है। बाद में एक लीडर को देख के दूसरे लीडर ने चेंज किया अपने आप को, वो एक अलग बात है। पर जूस को सिर्फ इसलिए मार देना, कुछ लोगों को इसलिए मार देना कि वो जूस हैं, ऐसा देखने को इटली में नहीं मिला। फासिज्म वॉज एसेंशियल एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। फासिज्म क्या है? एक्सट्रीम फॉर्म है नेशनलिज्म का। नाजिज्म ऑन द अदर हैंड वॉज बिल्ट लार्जली ऑन द बेसिस ऑफ रेशियलिज्म। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, फासिज्म को आप बोल सकते हो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म, पर जहाँ पर हम नाजिज्म की बात करते हैं तो नाजिज्म में एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म तो था ही था बेटा, पर रेशियलिज्म भी था, रेशियल पॉलिसीज़ भी थी, ठीक है। तभी देखो, जब आज की जो मोदी गवर्नमेंट है उसको लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये फासिस्ट पार्टी बनती जा रही है, पर कोई नाजी पार्टी नहीं बोलता, क्योंकि हम किसी को मार नहीं रहे हैं बेटा, है ना, जैसे हिटलर ने किया। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.